हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज़, जो कि यूपी टीजीटी और पीजीटी से रिलेटेड हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। आई होप आप सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी आज हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि नोटिफिकेशन उनके पास समय से पहुँच पाए। और मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी सबसे पहले आप सभी का, क्योंकि आप सभी ने मुझे सपोर्ट किया और आज हमारी जो फैमिली है वो 1000 सब्सक्राइबर की पूरी हो चुकी है। यानी कि 1000 सब्सक्राइबर आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और ये समझ लीजिए कि 1000 की फैमिली से ऊपर हम हो चुके हैं आज। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपना सपोर्ट बनाए रखें ऐसे ही। और मैं पूरी कोशिश करूँ कि आप सभी के लिए बेनिफिशियल जो भी आपके कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेस हैं या फिर आपके यूपी टीजीटी और पीजीटी से रिलेटेड है, जो कि मैं चला रही हूँ ये सीरीज़, तो ये भी हम बहुत अच्छे से कवर कर पाए। तो यही मेरी आशाएं हैं, यही उम्मीद है और यही मेरी पूरी कोशिश है आप सभी के लिए। तो आप सभी अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा इसी प्रकार से। और मैं भी कोशिश करूँगी कि आप सभी के लिए वो जितना हो सके उतना आपको सपोर्ट करूँ, आप सभी की आपके कंप्यूटर कोर्सेज से रिलेटेड वो चीज़ें लेकर आऊँ जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, जो आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो चलिए आज फिर हम क्वेश्चन सीरीज शुरू करते हैं यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए। जो पहला यहाँ पे क्वेश्चन हमारे सामने दिखाई दे रहा है कि पहला क्वेश्चन है कि अ शेक्सपियरियन सोनेट हैज़ 2 पार्ट, द फर्स्ट हैज़ डॉट डॉट लाइन एंड द सेकंड पार्ट हैज़ डॉट डॉट लाइन। पूछा गया है कि जो आपके शेक्सपियरियन जो सोनेट्स हैं, यानी कि शेक्सपियर ने जो सोनेट्स लिखे हैं वो जो लिखे हैं तो उन्होंने उसको 2 पार्ट में करके लिखे हैं। तो पूछा गया है कि उसका जो फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट को अगर हम बात करें कि फर्स्ट पार्ट में कितनी लाइन का आपका सोनेट होता है और सेकंड पार्ट आपकी कितनी लाइन का होता है, तो यहाँ पर ये बात आपको पूछी गई है। तो आप बता दीजिए, यहाँ पे आपको बताना है कि पहली लाइन आपका जो फर्स्ट पार्ट होगा वो 10 लाइन का और सेकंड पार्ट 4 लाइन का होगा, 8 या 6 का होगा, 12 या 2 का होगा, या फिर 6 और 8 का होगा। तो कितने का होगा, तो चलिए देख लेते हैं आंसर हो जाएगा आपका 12 और 2 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट जो आपका पार्ट होगा वो 12 लाइन का होगा और सेकंड पार्ट जो होगा वो आपका 2 लाइन का होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द सेकंड पार्ट ऑफ अ शेक्सपियर सोनेट इज कॉल्ड। जो यहाँ पर सेकंड पार्ट बोला गया है, सेकंड पार्ट को हम किस नाम से पुकारते हैं। जो विलियम शेक्सपियर ने जो सोनेट लिखे हैं उनका जो सेकंड पार्ट होगा, जो कि हमने बताया कि 2 लाइन का होता है, तो उसके लिए पूछा गया है कि क्या होगा, वो हेक्सागोन होगा, ट्रिपलेट होगा, सेस्टेट होगा या फिर कॉपलेट होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉपलेट हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है कि जो सेकंड पार्ट होगा 2 लाइन का होता है तो उसको कॉपलेट बोलते हैं। ठीक है, और सेस्टेट क्या होता है, जो 7 लाइन का होता है। ट्रिपलेट होता है आपका 3 लाइन का होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हो जाएगा कि मिल्टन जो सोनेट्स लिखते हैं या लिखे हैं उन्होंने, वो कितने सोनेट्स उन्होंने कंप्लीट लिखे हैं ये यहाँ पे पूछा गया है। तो 154 लिखे हैं, 523 लिखे हैं, या फिर उन्होंने 28 लिखे हैं, या फिर 20 लिखे हैं। तो कितने लिखे हैं आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो चलिए आज फिर देख लेते हैं आंसर क्या हो जाएगा हमारा। यहाँ पे 28 सोनेट जॉन मिल्टन ने लिखे हैं। तो ये हमें ध्यान रखने वाली बात है हमारी। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जॉन मिल्टन की मैंने बायोग्राफी डिस्कस की है और अभी कल या परसों मैं आपको उनकी आगे के जो भी लिटरेरी वर्क हैं उनके बारे में मैं आपको वीडियो बनाकर भेज दूंगी। तो आई होप आप सभी ने जो आपकी उनकी बायोग्राफी वाली है वो देखी होगी। नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, देख सकते हैं आप। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो 154 जो सोनेट्स होंगे वो आपके विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, 154 सोनेट किनके द्वारा लिखे गए हैं, विलियम शेक्सपियर के द्वारा। और अगर हम बात करें कि 523 जो सोनेट है, यानी कि 523 जो सोनेट लिखे गए हैं वो आपके विलियम वर्ड्सवर्थ के थ्रू लिखे गए हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो सोनेट लिखे हैं उनकी संख्या कितनी है, 523, और जो शेक्सपियर ने लिखे हैं वो 154 है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज़ द लिटरेरी नेम ऑफ द एज ऑफ शेक्सपियर। जो शेक्सपियर का जो एज रहा है, या कहें हम कि जिस एज में वो उन्होंने अपना लिटरेरी वर्क किया है, उस एज का नाम क्या है, ये पूछा गया है। तो विक्टोरियन एज, रोमांटिक एज, एलिजाबेथन एज या फिर प्योरिटन एज होगा। तो ये सभी को पता है, आप सभी को क्या है यहाँ पे एलिजाबेथन एज विलियम शेक्सपियर का एज रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ठीक है, और अगर मैं बता दूँ आपको, जो रोमांटिक एज से जो बिलोंग करते हैं वो आपकी विलियम वर्ड्सवर्थ करते हैं, और जो प्योरिटन एज है उससे हमारे कौन करते हैं, जो मिल्टन करते हैं, यानी कि जॉन मिल्टन बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो विक्टोरियन एज से रॉबर्ट ब्राउनिंग और भी बहुत सारे होंगे, तो वो विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये विक्टोरियन एज से रिलेटेड, जैसे मैथ्यू आर्नोल्ड हो गए, और इसके बाद आपके और भी आते हैं। ठीक है, तो वो सब विक्टोरियन एज से रिलेटेड से रिलेट होते हैं आपके, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कि यहाँ पे पूछा गया है कि एन इफिक एज, इफिक को मतलब इफिक क्या है, इफिक के बारे में पूछा गया है कि क्या वो एक ऑटोबायोग्राफिकल है, या फिर ऑब्जेक्टिव होता है, या फिर वो कॉमिक होता है, या फिर वो इलेजिक होता है। तो ये पूछा गया है कि जो आपका महाकाव्य होता है वो होता क्या है, कि ऑटोबायोग्राफिकल होता है, नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव भी नहीं होता है, कॉमिक हास्य नहीं होता है, वो इलेजिक होता है। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें शोक मतलब गीत होता है, या कहें तो वो क्या होता है, एक शोक गीत या फिर कहें शोक इफिक होता है, महाकाव्य होता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि वीनस एंड एडोनिस इज़ अ पोएम बाय। जो वीनस एंड एडोनिस है वो पोएम जो लिखी गई है वो किनके द्वारा लिखी गई है, जॉन मिल्टन, पीबी शेली, मैथ्यू आर्नोल्ड, विलियम शेक्सपियर। तो किनके द्वारा लिखी है, सभी को पता है, ये मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ क्वेश्चन में। तो किनके द्वारा, विलियम शेक्सपियर के द्वारा ये लिखी गई पोएम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हु रोड द ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रील्यूड। जो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जिसका नाम है द प्रील्यूड, तो वो किसके द्वारा लिखी गई है या किसके लिए लिखी गई है, तो किसने लिखी है, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, गाल्सवर्दी। तो किसके द्वारा लिखी गई है, यहाँ पे वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये उनकी मरने के बाद यानी कि इसको पब्लिश कराया था उनकी पत्नी। ठीक है, तो उनकी पत्नी ने इसको क्या कराया था, उसको पब्लिश कराया था। ठीक है, द प्रील्यूड। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि रग्बी चैपल बाय मैथ्यू आर्नोल्ड इज रिटन इन द मेमोरी ऑफ। अब यहाँ पे देखा गया है कि एक पोएम है जो कि रग्बी चैपल है, जो कि किसने लिखी है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखी है। ये आपकी यूपी पीजीटी से रिलेटेड जो आपके राइटर हैं मैथ्यू आर्नोल्ड, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। और ये लिखी गई है, जो पोएम लिखी है, तो किसकी याद में लिखी गई है, तो मिल्टन की याद में, वर्ड्सवर्थ की, थॉमस आर्नोल्ड की, या फिर विलियम शेक्सपियर की। तो किसकी याद में लिखी गई है, ये जो लिखी गई है पोएम, ये लिखी गई है थॉमस आर्नोल्ड की याद में, क्योंकि जो मैथ्यू आर्नोल्ड है उनके जो पिता हैं, उनके जो फादर है वो थॉमस आर्नोल्ड हैं, जो कि एक स्कूल हेड मास्टर थे। तो उनकी मरने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद उनकी याद में उन्होंने क्या लिखा है, इस पोएम को लिखा है, रग्बी चैपल को। ठीक है, तो ये उनकी मेमोरी है, उनके फादर की, उनकी याद में उन्होंने उस पोएम को लिखा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द स्टेंजा ऑफ ए बैलेड हैज़ टू डॉट लाइन। अगर बैलेड्स की बात करें हम, तो बैलेड क्या होता है, आपकी जो एक गाथा होती है आपकी। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें कि किसी की उसके उसमें लिखी गई होती जो आपकी गाथा होती है, तो किसी की, यानी कि कहें कि किसी के क्या हो सकता है, हम जैसे बोले किसी की उस पर लिखी गई है, यानी कि उसकी वर्णन पे लिखी गई है, उसकी तारीफ में लिखी गई है, प्रशंसा में मतलब बोला जाता है, गाया जाता है। तो बैलेड्स होती है वो, तो वो कितने लाइन का होता है, 6 लाइन का, 4 लाइन का, 2 लाइन का और 8 लाइन का। तो कितने लाइन का होता है, ठीक है, ये एक आपका क्या होता है, कितने लाइन का होता है, ये हो जाएगा आपका कितने लाइन का, 4 लाइन का होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, 4 लाइन का आपका बैलेड्स होता है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं कि स्टेंजा ऑफ ए बैलेड इज़ कॉल्ड। जो आपका बैलेड होता है उसके स्टेंजा को हम क्या कहते हैं, कि क्या कहते हैं, यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे कॉपलेट कहते हैं, क्यूट्रेन कहा जाता है, या फिर आपका फिट कहा जाता है, या ट्रेलल कहा जाता है। तो ये आपसे बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या कहा जाता है इसको,
क्वारंटाइन कहा जाता है यहाँ पे, क्वारंटाइन, ठीक है। तो क्वारंटाइन कहा जाता है, क्वारंटाइन की अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये क्या होता है, यानी कि ये आपका एक क्वारंटाइन होता है। इनके बैलेंस में जो लिखा जाता है, जो स्टेंजर्स होते हैं उस स्टेंजा को हम क्वारंटाइन कहते हैं, ठीक है। और जो कि 4 लाइन का होता है, ये हमें ध्यान रखना है जिसमें, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, जो कि आपका अ बैलेड्स इज़ रिटन इन। अगर हम बात करें कि जो बैलेड होता है उसको लिखा जाता है आयम्बिक फिट में लिखा जाता है, आयम्बिक मीटर में लिखा जाता है, ब्लैंक वर्स में लिखा जाता है, नॉन ऑफ दीज। तो किस में लिखा जाता है, बैलेड्स जो लिखा जाता है आपका वो आयम्बिक मीटर में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, वो मीटर में लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन द राइम ऑफ द अनसेंट मारिनर, जो एक पोयम है द एंसेंट, ठीक है। तो वो क्या है, जो मारिनर यहाँ पे पूछा गया है कि द एंसेंट मारिनर टेल्स इज स्टोरी टू यानी कि वो जो स्टोरी है वो किसको सुनाई जा रही है, ठीक है। वो किसको बताई जा रही है, किसको सुना रहा है मारिनर। तो यहाँ पे ये पूछा गया है, सेलर को सुना रहा है, वेडिंग गेस्ट को, फ्रेंड को, नॉन ऑफ दी। तो अगर हम बात करें कि जो अनसेंट मारिनर आपकी जो ये पोयम है जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, वो अगर हम बात करें कि एक जो आपका नाविक होता है या अनसेंट जो मारिनर होता है, यानी कि एक बूढ़ा नाविक होता है, वो क्या करता है, उसकी नाव में जो बैठे हैं गेस्ट, जो कि वेडिंग गेस्ट हैं, जो कि एक शादी में जा रहे हैं, तो उनको वो अपनी कहानी सुनाता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वेडिंग गेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि बैलेड्स सिंगर्स वर कॉल्ड एज, जो आपके बैलेड्स होते हैं, सिंगर्स होते गाने वाले, यानी कि बैलेड्स को जो गाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको बताना है, यहाँ पे बताना है कि मिन्स्ट्रेलर्स कहा जाता है, पोइट्स कहा जाता है, हार्पर्स कहा जाता है, या फिर म्यूजिशियन कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा उसको, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो उनको मिन्स्ट्रियल्स कहा जाता है, ठीक है। पोएट्स जो आपके यानी कि कवि होते हैं उनको कहा जाता है। जो हार्पर्स होते हैं उनको वीणा बजाने वालों को कहा जाता है, जो वीणा बजाकर मतलब वर्क करते हैं या गाते हैं, गाते बजाते हैं। तो और म्यूजिशियन जो होते हैं संगीतकार होते हैं, ये आपको पता ही है, पोएट्स आपको पता है। और ये जो होते हैं इनको हम मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि जो कि क्या होते हैं, भाट इनको बोला जाता है, या लोकगीत गाने वाले बोला जाता है। लोकगीत होता है मतलब अगर हम कहें कि अपनी ही लोक या क्षेत्रीय भाषा में जो चीज़ को गाया जाता है तो उसको लोक गीत कहा जाता है। तो लोकगीत के नाम से इनको बोला जाता है। तो वो उनको क्या कहा जाता है, ठीक है, मिन्स्ट्रेल्स कहा जाता है उनको, या लोकगीत, लोक कथाकार, या इस तरह से उनका नाम लिया जाता है, ठीक है। तो ये हमें आंसर ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे अगर हम बात करें कथार्स, ठीक है, कथारसोफी इज़ द एंडिंग ऑफ ए, यानी कि पूछा गया है जो आप ये आपका कटास्ट्रोफी होता है, ठीक है। कटास्ट्रोफी की बात पूछी गई है, तो कटास्ट्रोफी जो होता है वो आपका एंडिंग में होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, आपका क्रॉनिकल प्ले होता है, मोरालिटी प्ले होता है, या आपकी कॉमेडी होता है, या ट्रेजेडी में होता है। तो ये आपको बताना है कि जो आपका यानी कि कटास्ट्रोफी होता है, कटास्ट्रोफी इज़ द एंडिंग ऑफ किस में हो जाएगा, वो एक किस में होगा, एक ट्रेजेडी में होता है, एंडिंग में होता है उसकी, ठीक है। और ये क्या होता है, एक मतलब उपसंहार होता है, इसको बोला जाता है। इनके जो उसका मतलब एंडिंग होता है, तो एंडिंग में इसको बोला जाता है। और ये किस में होता है, इसमें किस में होता है, ये ट्रेजेडी में होता है, यानी कि कटास्ट्रोफी होता है, यानी कि कहीं तबाही या बिल्कुल विनाश होता है। तो जो विनाश होता है या तबाही होती है वो आपका किस में होता है, वो ट्रेजेडी में होता है, यानी कि दुखांती में होता है। ट्रेजेडी में जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है, एंडिंग में मतलब वहाँ पे लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, तो इस चीज़ के अकॉर्डिंग उसको कहा गया है यहाँ पे कटास्ट्रोफी, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट पूछा गया यहाँ पे कि यहाँ पे डिनोमेंट इज़ द एंडिंग ऑफ यानी कि जो डिनोमेंट होता है वो जो एंडिंग में होता है, लेकिन वो किस चीज़ के लिए, किस में होता है, क्या हिस्टोरिकल प्ले में होता है, ट्रेजेडी में होता है, कॉमेडी में होता है, मास्किया में होता है।
तो ये हमें ध्यान रखना है। जो आपका ये क्या होता है, देखो वो क्या था, आपका दुखांती था या कहीं तबाही था, इसे कहेंगे उपसंहार यहाँ पे। तो यानी कि एंडिंग जो होता है आपका, ठीक है, एपिलॉग भी इसको बोलते हैं, एपिलॉग। तो एपिलॉग भी आपका एंडिंग में होता है, यानी कि उपसंहार होता है जब सब कुछ लास्ट में सब कुछ ठीक हो जाता है। तो जो सब कुछ ठीक हो जाता है वो किस में होता है, वो ट्रेजेडी में तो नहीं होगा, हिस्टोरिकल प्ले में भी नहीं, मुश्किल होता है, हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पे जो होता है वो सही, वो सब कुछ ठीक हो जाता है, वो किस में होता है, आपकी कॉमेडी में हो जाता है। तो टिनोमेंट आपका किस में होता है, कॉमेडी में होता है, कॉमेडी के एंडिंग में होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एन इपीलॉग, देखो यहाँ पे इपीलॉग फिर से आ गया, यानी कि उपसंहार। और इपीलॉग अपीयर्स डॉट डॉट ऑफ सम ऑफ द प्ले, यानी कि कुछ प्लेस में होता है। तो किस प्लेस में होता है, इन द बिगनिंग, एट द एंड। अभी मैंने बताया था पीछे कि एंडिंग में होता है, उपसंहार होता है, तो जाहिर सी बात है ये मिडिल में नहीं होगा, और ये मतलब हम बात करें बिगनिंग में भी बिल्कुल नहीं होगा, तो किस में होगा, एंडिंग में होगा, अंत में होगा, यानी कि, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, एपिलॉग, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, द मिस्ट्री प्लेज डील विद, जो मिस्ट्री प्ले होते हैं, यानी कि रहस्यवाद जो प्ले होते हैं, नाटक होते हैं, वो डील करते हैं किसके, मॉरल वैल्यूज़ के, बिबाइलिकल थीम्स के, यानी कि बाइबलिकल जो थीम होती है, बाइबलिकली थीम होती है उनके लिए, या फिर वर्चेस एंड विशेस के लिए होती है, या द लाइफ एंड डीड्स टू सेंट्स में होती है। तो वो किस में होती है, मोरल वैल्यूज़, नैतिक उस वैल्यू में नहीं होता है, ठीक है, वर्चेस एंड विशेस में नहीं होता है, आपका द लाइफ एंड डीड्स ऑफ सेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं होता है, किस में होता है, वो भी बाइबलिकल, ठीक है, बाइबलिकल थीम्स, यानी कि कहें हम जैसे धार्मिक थीम्स होती है उनकी, ज़्यादातर जो रहस्यवाद जो नाटक होते हैं तो उनकी किस तरह की यानी कि थीम होती है, यानी कि धार्मिक होती है, बायोग्राफिकल होती है, या कहें हम जो आपकी क्या होती है, जैसे बाइबल्स में जो चीज़ें दी गई हैं उनको उस तरह से दिखाया जाता है, किसी भी धार्मिक चीज़ों को लिया जाता है और फिर उस चीज़ को वहाँ पे दिखाया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका मिस्ट्रिक प्लेस होते हैं, ठीक है, रहस्यवाद नाटक होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि विच टाइप ऑफ प्ले इज़ नॉट मेंट फॉर एक्टिंग, यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्ले होगा, नाटक होगा, जिसमें लास्ट में मतलब अगर हम बात करें कि वो एक्टिंग नहीं होती है उसमें, यानी कि हमें एक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। अ मास्क्यू, अ क्लोज प्ले, ट्रेजिक कॉमेडी, या फिर क्रॉनिकल प्ले होते हैं। तो मास्क्यू प्ले में भी होता है, आपने देखा होगा, उसमें उस तरह से प्ले भी करना होता है, एक्टिंग करनी होती है, तभी तो वो दिखाया जाता है वहाँ पे। जो ट्रेजिक कॉमेडी होती है उसमें भी होता है, क्रॉनिकल प्ले होते हैं उसमें भी होता है, क्योंकि उसमें सीरियल वाइज चीज़ों को दिखाया जाता है, ठीक है। तो यानी कि उसमें बताया जाता है कि मतलब जैसे एक्ट फर्स्ट, एक्ट सेकेंड, इस तरह से बोला जाता है, तो क्रॉनिकल होते हैं वो। लेकिन जो आपकी क्लोजेस्ट जो प्ले होते हैं वो आपके एक्टिंग नहीं होती है, उसमें वो संवाद होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्लोजेस्ट आपके प्ले होते हैं उसमें संवाद होते हैं, सिर्फ उसमें बोला जाता है, ठीक है, संवाद होते हैं, या कहें कि मतलब इस तरह से बोले जाते हैं, उनकी बोले ही जाते हैं, वहाँ पे एक्टिंग नहीं की जाती है, बोलकर उन चीज़ों को बताया जाता है, सिर्फ कहानी की तरह उस चीज़ को समझाया जाता है, कहीं इसकी कहानी की तरह बोला जाता है, लेकिन वहाँ पे रोल प्ले नहीं होता या एक्टिंग नहीं होती है उनमें। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द ट्रेजिक फ्लॉ इन द कैरेक्टर ऑफ द हीरो इन द ट्रेजिक इज़ कॉल्ड, अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो ट्रेजिक फ्लो होता है इन द कैरेक्टर ऑफ द हीरो के कैरेक्टर में जो ट्रेजिक फ्लो होता है ट्रेजिडी में, तो उसे हम क्या कहेंगे, ठीक है, कथार्सिक कहेंगे, हमार्सिया कहेंगे, पोइटिक जस्टिस कहेंगे, या रिकॉग्निशन कहेंगे, तो क्या कहेंगे उसको, हम क्या कहेंगे, उसको हमार्सिया कहेंगे, ठीक है। जो ट्रेजिक फ्लो होता है उसे हमार्सिया कहा जाता है, ठीक है। तो हमार्सिया क्या होता है, हमार्सिया अगर हम बात करें कि हमार्सिया वो होगा कि जिससे कोई भी मतलब अगर हम बात करें कि कोई गलती हो जाए, ठीक है, तो वो ट्रेजिक फ्लो होता है, यानी कि उसने कोई भी ऐसी गलती कर दी है अपनी लाइफ में, यानी कि हम उससे क्या होगा कि जैसे उससे कोई गलती हो जाए तो वो क्या होता है, आपका हमार्सिया हो जाता है। और हमार्सिया के लिए ही मिनट अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रेजिक फ्लॉ यानी कि एरर ऑफ जजमेंट, यानी कि उसने कोई गलती करी हो जजमेंट में, ठीक है, तो वो एक क्या होता है, एक हीरो होता है ट्रेजिडी के अंदर, और उसने कोई गलती कर दी हो, जैसे अगर हम बात करें नॉर्मली कि जैसे
अगर आपका हैमलेट है तो हैमलेट क्या हो गया, हैमलेट मतलब एक बहुत अच्छा हीरो है या कहें उस तरह से है, लेकिन वो अपनी एक गलती की वजह से कि वो एक निर्णायक नहीं ले पाता है या उस चीज़ को बदला लेता है, अपने पिता का बदला लेता है पूरी उसमें, लेकिन उस चीज़ को पूरी लाइफ मतलब पूरी उसमें सोचता रहता है कि लूँ ना लूँ बदला, इस तरह से वो चीज़ें सोचता रहता है और लास्ट में क्या होता है कि एट द एंड वो खुद भी मतलब मर जाता है, उसकी भी डेथ हो जाती है। इसी तरीके से आपका जो कि अगर हम बात करें जो कि मैकबेथ है वो भी एक हीरो होता है, लेकिन क्या होती है उसकी गलती होती है, उसके अंदर एम्बिशंस होती हैं, इच्छाएं होती है जो कि बढ़ती चली जाती है, जिसके कारण वो किसी राजा को भी ख़त्म कर देता है। तो इस तरह के जो आपके हीरो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हमार्जिया कहते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो एक ट्रेजिक मतलब अपनी किसी गलती के कारण क्या हो जाते हैं कि लास्ट में उनके एंडिंग या कहे पतन का कारण बन जाता है, तो वो हमार्जिया होते हैं। ठीक है। और कथार्सिक क्या होते हैं, कथार्सिक की अगर बात करें तो कथार्सिक वो होते हैं कि जैसे नॉर्मली हम कोई कहीं की कोई मूवी वगैरह देख रहे हैं और कि कोई हीरो के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमें उससे सहानुभूति होती है, दया का भाव आता है हमारे अंदर कि नहीं इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर अगर वो कोई ऐसी गलती करता है तो हमें भी ये लगता है कि अगर मैं लाइफ में अपनी गलती करूँ इस तरह की तो शायद मेरे साथ भी कुछ गलत हो सकता है। तो वो आपका कथार्सिक होता है जिसके साथ हम सहानुभूति रखते हैं, दया की भाव रखते हैं, वो कथार्सिक होता है। और हमार्जिया वो होता है कि जिसमें जो होता तो नॉर्मली स्टार्टिंग में तो सही होता है, लेकिन किसी वजह से किसी इच्छाओं की वजह से वो गलत हो जाता है या गलत कार्य करने लगता है, गलत संगत में फंस जाता है, जिसके कारण उसका एट द एंड जो ट्रेजेडी में होता है वो लास्ट में क्या हो जाएगा, वो पतन का कारण बनता है या उसका कहें कि तबाही होती है या उसका दुखांति का कारण बनता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि व्हाट इज़ द ट्रेजिक फ्लॉ इन द कैरेक्टर ऑफ हैमलेट। अभी देखो यही बात यहाँ पे आई है कि उसकी ट्रेजिडी जो अगर हम बात करें जो ट्रेजिक फ्लॉ है उसका, तो वो उसका हैमलेट में दिखाया गया है वो क्या है यहाँ पे कि ही इज़ मैन ऑफ indecision, he had a desire for fame, he submits before his uncle, he believes in what the ghost टेल्स हिम। यानी कि पूछा गया यहाँ पे कि वो क्या है कि इनडिसीजन है, यानी कि निर्णायक नहीं है, निर्णय नहीं ले पाता है, या फिर उसे डिजायर है, उसे इच्छाएं हैं, या कहीं उसकी इच्छा है फेम की या प्रसिद्धि की, या फिर वो अपने अंकल के सामने झुक जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता, ना ही उसे कोई डिजायर होती है और ना ही वो घोस्ट की बातों को पर डायरेक्ट विश्वास करता है। वो क्या करता है, पहले पता लगाता है उस चीज़ को फिर उस पर करता है, लेकिन वो इनडिसीजन होता है, वो कोई डिसीजन सही प्रकार से या सही समय पर नहीं ले पाता है। तो ये उसके पतन का कारण होता है, वो इसका ट्रेजिक फ्लो यहाँ पे दिखाया गया है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे और पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और बताइएगा मुझे कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियो आपकी इस तरह से क्वेश्चंस लेकर आऊँ, और अभी हम मिल्टन को भी कंप्लीट करेंगे, तो उसके बाद हम कंप्लीट उनके वर्क की तरफ बढ़ेंगे जो भी है उनको, तो उनकी प्लेस भी हम लेकर आएंगे। आई होप आप सभी वीडियोस देख रहे होंगे और तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।